Hello friends, today our e-lecture is on the Basic Mechanical Engineering Chapter 8 Properties of Steam. Steam की properties के बारे में आज का e-lecture है, वो हम पढ़ेंगे different type की. जो कंटेंट्स है आज के वो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम. स्टीम का फॉर्मेशन कांस्टेंट प्रेशर पे कैसा होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस है वो हम पढ़ेंगे. फिर डिफरेंट कर्व्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम के डिफरेंट कर्व्स कौन कौन से हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम्स, वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टीम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन. कि ड्राइनेस फ्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. स्टीम क्या है? स्टीम को हम जल वाष्प या भाप भी कहते हैं. स्टीम में भी डिफाइन एज द वाटर वेपर सस्पेंडेड इन एयर. एयर के अंदर वाटर वेपर जो है, जल वाष्प जो है वातावरण के अंदर, उसको हम स्टीम बोलते हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इन वेट, सैचुरेटेड एंड सुपरेटेड. तीन तरह की स्टीम होती है. एक तो वेट स्टीम, दूसरी वेट स्टीम का मतलब होता है कि जिसमें जल के कण भी हैं लिक्विड अवस्था में, पानी की बूंदें हैं. सैचुरेटेड स्टीम जिसको संतप्त वाष्प बोलते हैं या संतप्त भाप बोलते हैं. और सुपरहीटेड अतितप्त भाप. तीन तरह के जो है नाम हमने दिए गए हैं, वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम एंड सुपरहीटेड स्टीम. जल वाष्प, संतप्त भाप और अतितप्त भाप. वेपर्स. वेपर में भी considered as fluid in gaseous state as it may contain liquid particles and its temperature is not far from the boiling point. वेपर हम उसको बोलते हैं जो कि सैचुरेटेड स्टीम को भी हम जनरली वेपर बोलते हैं. उसको फ्लूइड की तरह कंसिडर करते हैं. वेपर में भी कंसिडर एज फ्लूइड इन द गैसेस स्टेट. गैसेस स्टेट के अंदर फ्लूइड है. एज इट में कंटेन्स लिक्विड पार्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर थोड़े लिक्विड पार्टिकल्स भी हैं. एंड इस टेम्परेचर इज नॉट फार फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं हो, 100 डिग्री, 110, 111. क्योंकि ज़्यादा अगर इस टेम्परेचर वाली स्टीम होगी, वाटर वेपर होगी, जल वाष्प होगी, तो फिर वो अति तप्त हो जाएगी, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम हम उसको बोलेंगे. वो और परफेक्ट गैस की तरह वो काम करने लगेगी. तो वेट स्टीम डू नॉट ओबे द गैस लॉ. बॉयल्स लॉ है, जो चार्ल्स लॉ, ये गैस की इक्वेशन, गैस के नियम है, ये वेट स्टीम यूज़ नहीं करती क्योंकि इसके अंदर वाष्प के पार्टिकल होते हैं, तो ये गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है जब तक कि ये सुपर हीटेड स्टीम नहीं हो जाए. यानी कि मोर देन 200 डिग्री टेम्परेचर अगर वेपर का हो, तब हम जाके कह सकते हैं 2 या 250 से ज़्यादा हो, तब हम कह सकते हैं कि सुपर हीट अति संतप्त वाष्प है और उस वक्त ये गैस के सारे नियम फॉलो करती है. वापस इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ वाटर एंड कैरीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट विद इन इटसेल्फ. इसको हम पानी से स्टीम बनाते हैं और स्टीम अपने अंदर बहुत सी ऊर्जा समाहित कर सकती है. फिर उस ऊर्जा को हम दूसरे किसी मशीन के अंदर भेजते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन के अंदर. तो वहाँ पर ये क्या करती है, एक्सपैंड होती है और अपनी सारी ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसको ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है. और इस तरह से किसी भी इंडस्ट्रीज़ या किसी भी मशीन के अंदर स्टीम जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड के रूप में काम करता है, जो कि बहुत सारी ऊष्मा अपने अंदर समाहित रखता है. और उसका उपयोग उस मशीन को चलाने में, उस मशीन को ऊष्मा ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करने के अंदर किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा उससे प्राप्त की जाती है. और ये जैसे कि अगर सुपर हीटेड स्टीम है, उसको हम यहाँ पे टरबाइन के ऊपर एक्सपेंड होने देते हैं, तो इस टरबाइन के ऊपर एक्सपेंड होने से यहाँ पे एक थ्रस्ट मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, और फिर यहाँ पर एक रोटरी वर्क मिलेगा शाफ्ट के ऊपर. तो इस शाफ्ट को मैकेनिकल रोटरी वर्क मिल जाएगा इस ऊष्मा से, इसकी स्टीम की. और उसको अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं जनरेटर से, तो ये मैकेनिकल रोटरी वर्क को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कि स्टीम है, जो बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर रखती है, सुपर स्टीम जो ऊष्मा के रूप में इसने रखी है, एंथैल्पी के रूप में इसके पास जो एनर्जी है, वो यहाँ पर
इस मशीन के अंदर एक्सपेंड होने के बाद इस जनरेटर के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। और वहीं स्टीम इंजन के बारे में बात करें तो जेम्स वाट ने इसकी खोज की थी स्टीम इंजन की, और स्टीम इंजन से ये जो हीटिंग हो स्टीम है, स्टीम की जो सुपरहीटेड स्टीम के अंदर जो एनर्जी है वो इस मशीन के अंदर इंजन के अंदर डालते हैं और मैकेनिकल वर्क यहाँ पहिए के ऊपर प्राप्त करते हैं। फिर सबसे मेन जो हमें इसके अंदर समझने का है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टीम का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट, नियत दाब पर स्टीम किस तरह से बनती है और उसके अंदर कितने किस किस तरह की ऊर्जा उसके अंदर दी जाती है। तो इस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्टीम के स्टीम इज जनरेटेड इन बॉयलर एट कांस्टेंट प्रेशर, बॉयलर के अंदर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्टीम को जनरेट करते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ करेंगे एक्सपेंड करके। कंसिडर अ यूनिट मास ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड कंटेंट इन अ सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के अंदर 1 किलो आइस से हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे और हीटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है ये, जिसके अंदर W ऊपर रखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम हीटिंग कर रहे हैं। हीट यहाँ से दे रहे हैं, ये बर्नर है, ये बर्नर से हम इस सिलेंडर को गर्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 किलो सॉलिड आइस रखा हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर क्या होता है, ये हम हीट देंगे तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी पहले आइस मेल्ट होगा। ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाने के लिए हमने ये जो वेट है वो फिक्स लगा हुआ है, यानी कि इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे आता है ये 20 डिग्री से हीट देने से 20 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है। उस 0 डिग्री वाटर से फिर हम उसको हीट देते हैं तो इसका आयतन फिर बढ़ता है और इसका आयतन इतना बढ़ता है 100 डिग्री टेम्परेचर तक इसका आयतन बढ़ता जाता है। 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर ये जो सारा पानी है वो भाप में परिवर्तित होना शुरू होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री स्टीम बनने तक ये भाप को जो हम एनर्जी देते हैं वो लेटेंट हीट के रूप में देते हैं, हीट ऑफ वेपोरेशन। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री टेम्परेचर पूरा ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संतप्त वाष्प है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड वाष्प हो गई। इसके अंदर कुछ वाटर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मिक्स होते हैं दोनों। और फिर उसके बाद हम इसको और गर्म करते हैं तो ड्राई सुपर स्टीम हो जाती है, ड्राई स्टीम हो जाती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और उससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये सुपर स्टीम 200 या 300 डिग्री टेम्परेचर हम कराते हैं सुपर प्रेशर के ऊपर, तब जाके सुपर प्रेशर और ये फिर गैस की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ये सारी स्टेजेस जो हमने दी है वो अगले स्लाइड्स के अंदर हम ये टेम्परेचर और हीट यानी कि टेम्परेचर और TH डायग्राम पे हम देखेंगे, जिसको टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम भी कहते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर TH डायग्राम ऑफ स्टीम, जो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था किस तरह सिलेंडर पिस्टन के अंदर हमने उसको हीट दी, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। ये टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर स्केल दिया, फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ, लेकिन ये अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे हमने इसकी एंथैल्पी ली, तो इसके अलग अलग पॉइंट पे किस तरह से एंथैल्पी होगी वो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसे कि हमने 1 पॉइंट के ऊपर 1 किलो आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिया, उसको हमने बराबर हीट दी जैसे कि पिछले आपको उसमें बताई गई है। तो 1 से 2 डिग्री तक जितनी हीट उसके अंदर हमने दी गई है उसको हम क्या करा कि वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया। ये हमने सेंसिबल हीट दी, यानी कि हमें दिखती हुई हीट है, सेंसिबल हीट है जो हमने उसको प्रदान की। तो वो इस तरह से जो बताई गई है आपको वो नज़र में आई है। फर्स्ट इसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री बर्फ़ आने में जो हमने हीट दी उसको सेंसिबल हीट के नाम से जानी जाती है। फिर दूसरी पोजीशन 2 से 3। अब हमारा जो थर्मोमीटर इसके अंदर लगा हुआ है वो रीडिंग 0 डिग्री बर्फ़ जब भी कन्वर्ट हो 0 डिग्री पर बर्फ़ आ जाता है तो 0 डिग्री बर्फ़ से 0 डिग्री पानी में
जो बदलने के अंदर जब तक दौरान हम उसको जो हीट दे रहे हैं तब हमारे थर्मामीटर की रीडिंग चेंज नहीं हो रही, थर्मामीटर अभी 0 रीडिंग ही बता रहा, लेकिन वो हीट कहाँ गई, तो वो हीट का हम कहलाती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ से 0 डिग्री पानी बनने में जो हीट हमने उसको दी उसको मेल्टिंग हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं। यानी कि उसमें दूसरा फेस चेंज हो रहा है, वो 0 डिग्री सॉलिड से 0 डिग्री लिक्विड में बदल रहा है। 1 किलो बर्फ या 1 किलो बर्फ था, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 किलो पानी में परिवर्तित हो रहा है। उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दूरी बढ़ रही है और वो सॉलिड से फेस चेंज होकर लिक्विड में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। फिर वापस जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा लिक्विड कन्वर्ट होता है, इसको हम सेचूरेटेड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेचूरेटेड लिक्विड। अब हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, सेंसिबल हीट देना शुरू करते हैं। तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर तक ये आगे बढ़ता है। देखो अभी 32 डिग्री था, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने इसको सेंसिबल हीट दी, थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है पानी, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी आ जाता है। अब ये पानी उबलना, बॉइलिंग होना शुरू हो गया, यानी कि 212 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो फिर ये वापस ये सेंसिबल हीट है, इसमें हमें टेम्परेचर शो करेगा धीरे धीरे। यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 50 डिग्री आएगा और यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। अब इस 100 डिग्री के ऊपर पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। इसका इस प्रेशर के ऊपर वेपोराइजेशन प्रेशर के बराबर हो जाता है और पानी की जो पार्टिकल्स हैं वो भाप में परिवर्तित होने लगते हैं, होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो ये एक सेचूरेटेड लिक्विड है। अब इसके ज़्यादा हम उसको 0.4 के ऊपर ही कहलाता है 100 डिग्री पे सेचूरेटेड लिक्विड। अब ये और ज़्यादा अगर उसको एनर्जी या ऊष्मा दी जाएगी तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हम इसको और देते हैं तो ये भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और इसके जो वाटर पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल स्टीम के रूप में उसमें फेस चेंज कर लेते हैं, गैसेस फॉर्म में आने लग जाते हैं। वॉल्यूम में अचानक बहुत ज़ोरदार परिवर्तन होता है। और लेकिन हमारे थर्मोमीटर की रीडिंग के अंदर वो अभी भी क्या कहलाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है, यानी कि उस थर्मोमीटर की डिग्री नहीं बदलती। इसका मतलब जो हमने दी गई वो स्टीम कहाँ गई, तो ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको 4 से 5 तक जो प्रोसेस चला हीट देने का, हीटिंग प्रोसेस फ्रॉम 0.4 to 0.5, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फिर ये 5 के ऊपर आके ये सेचूरेटेड वेपर में बदल जाता है, यानी कि 100 डिग्री वाष्प में ये बदलेगा। सारी के सारी जो पानी है वो 100 डिग्री पानी से लेके 100 डिग्री सेचूरेटेड वेपर तक आएगा। अब अगर हम और इसको स्टीम देंगे तो ये वापस जो है वो ये सुपर स्टीम में बदल जाएगी। 6 से ये 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पूरी वेपर है, अभी भाप है, लेकिन इसके अंदर कुछ इसके अंदर बीच में गीली भाप भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आके ये पूरी एकदम ड्राई हो जाती है। और फिर और ज़्यादा इसको हम हीट देंगे तो पूरी एकदम ड्राई हो जाएगी, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका 1 हो जाएगा और 300-400 डिग्री टेम्परेचर में करते सुपर हीटेड स्टीम हो जाती है, जो कि एक परफेक्ट गैस की तरह काम करती है, जिसके हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, परफेक्ट गैस के नियम इसमें लागू कर सकते हैं। ये जो 4 से 5 का सिस्टम है और 2 से 3 का ये लेटेंट हीट है। इनके अंदर हमारे थर्मोमीटर की रीडिंग चेंज नहीं होती, लेकिन 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 ये सब सेंसिबल हीट है, जो कि हमें दिखाई देती है थर्मोमीटर के ऊपर और हम इनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ 1 से लेकर 6 तक पानी को किस तरह स्टीम में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को TH डायग्राम पे कैसे शो कर सकते हैं। अगर हम वापस को उल्टा करें, रिवर्सिबल, तो अगर स्टीम में इसको कंडेंस करेंगे तो सेंसिबल हीट हमें बाहर निकलेगी। लेकिन 5 से 6 के अंदर अगर ये 100 डिग्री वेपर से 100 डिग्री तक वाटर, सेचूरेटेड वेपर से सेचूरेटेड लिक्विड आने के अंदर जो हीट निकलती है उसको हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, हीट ऑफ कंडेंसेशन। उसी तरह से 4 से 3 के अंदर सेंसिबल हीट होगी और 3 से 2 के अंदर जब हम उसको और ठंडा करेंगे तो ये कहलाएगी सेचूरेटेड आइस से
सेचुरेटेड आइस तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड आइस तक आने में जो बर्फ़ वो फ्रीज होता है, बर्फ़ जो हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर 30 से ज़्यादा बर्फ़ बनाते तो वो मेल्टिंग की, फ्रीजिंग की लेटेंट हीट कहलाती है। फिर हम उसको और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना चाहें तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाती है। इसी तरह से हमने इसको 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 5 4 3 2 1 से उसको अगर ठंडा करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो इस तरह से ये TS डायग्राम के ऊपर शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेचुरेटेड कर्व्स ऑन द PV डायग्राम। ये PV डायग्राम है जिसके ऊपर ये वेपर फेज है और ये क्या है, लिक्विड लाइन है। यहाँ लेटेंट हीट इसके अंदर दी जाती है और बाद में ये जो है ये वेपर फेज सुपर स्टीम कहलाती है। PV डायग्राम में सारे। उसी तरह से अगर हम देखें जो कि अभी हमने प्रोसेस पढ़ा वो TH डायग्राम के ऊपर उसी 1 से लेकर 6 तक जो अगर हमने हीटिंग प्रोसेस का उसको TS डायग्राम के ऊपर अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस का या स्टीम का, तो ये देखो 1 से 2 तक हमने सेंसिबल हीट दी, यानी कि -20 डिग्री बर्फ़ से 0 डिग्री बर्फ़ फैलाया। फिर 2 से 3 ये उसकी लेटेंट हीट है जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। देखो TS डायग्राम के अंदर 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। फिर 3 से 4 के अंदर जाता है सेचुरेटेड लिक्विड होता है, ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है। 3 से 4 तक जो गया, अब ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 4 से हमने सेंसिबल हीट दी, यानी कि 0 डिग्री पानी से 0 डिग्री पानी से 100 डिग्री पानी तक हमने दिया, 0.4 पे लिया। यह सेचुरेटेड लिक्विड हो गया। फिर वापस हीट ऑफ वेपराइजेशन 4 से 5 के अंदर जो हमने हीट दी उसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। देखो आप यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर आ रहा है, ये T हो गया। तो 4 से 5 के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और हम जो हीट ऐड करते हैं वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, जिसकी रीडिंग हमें थर्मामीटर से नहीं आती। फिर 5 पॉइंट के ऊपर ये सेचुरेटेड वेपर हो जाती है, यानी कि अब हम इसमें और भी हीट देंगे तो ये बिल्कुल ड्राइनेस फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। X यहाँ पे 1 हो जाता है और 5 से 6 तक तो सुपर हीटेड स्टीम हो जाती है ना। तो ये है फेज इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये TS डायग्राम कहलाया जाता है। फिर इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं TS डायग्राम सेचुरेटेड वेपर के लिए, तो ये भी इसी तरह से यहाँ से हमने लिया 1 to 4 यहाँ जाता है, 4 से 5 इसके अंदर सेचुरेटेड लिक्विड एंड 5 से 6 सेचुरेटेड वेपर के अंदर आ जाता है। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम जो हमें डिस्कस करनी थी, अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम किस तरह से हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं ये इन्होंने बताई है यहाँ पर। एंथैल्पी और द टोटल हीट ऑफ वाटर, वाटर की टोटल हीट और एंथैल्पी कितनी थी यहाँ पे, जिसको हम HF से डिनोट करते हैं। F डिनोट फॉर फ्लूइड, जबकि वाटर किस में है, फ्लूइड फॉर्म में है, तो उसकी टोटल एंथैल्पी यानी वो कितनी हीट है, टोटल एंथैल्पी बोलो या टोटल हीट बोलो। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg of water from 0 डिग्री सेंटीग्रेड to its boiling point। मतलब 1 किलो पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के अंदर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको टोटल हीट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसको HF से डिनोट करते हैं और इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं। ये एक सेंसिबल हीट है जो हमें थर्मामीटर से मालूम पड़ती है और जो हमने वहाँ पे पिछले बार 0.2 से लेके इसके अंदर 3 तक जो हमें बताई, 3 से लेकर 0.3 से 4 तक सेंसिबल हीट इसके अंदर दी गई है। पॉइंट और सेचुरेटेड टेम्परेचर कोरोस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर, प्रेशर जो हमने देखा उसका सेचुरेटेड टेम्परेचर था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 100 डिग्री आता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो सिचुएशन टेम्परेचर कितना आता है 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वाटर और लिक्विड हीट, लिक्विड हीट भी बोलते हैं या सेचुरेटेड वाटर की एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको लिक्विड हीट बोलते हैं। यहाँ पे F लगाया, बहुत जने HL भी लगाते हैं लिक्विड L, यहाँ हमने HF का यूज़ किया है एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय HF। तो HF होती है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी स्पेसिफिक हीट
पी कांस्टेंट प्रेशर वाटर की इनटू राइजिंग टेम्परेचर, तो डेल्टा टी है ना, 0 डिग्री से 100 डिग्री, तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम निकालेंगे तो ये करीब 4187 जूल पर केजी, 1 केजी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री 100 डिग्री तक लाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वाटर, टोटल एंथैल्पी ऑफ वाटर। अब एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, अभी एंथैल्पी हमने वाटर का, अब एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम किसको बोलेंगे? जब हम 0.4 से 0.5 तक जो हीटिंग करेंगे तो इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री टू एट द कांस्टेंट प्रेशर इनटू वेट स्टीम। यानी कि इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऊष्मा, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता है जो कि 1 किलो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वेट स्टीम में कन्वर्ट कर दें, वेट स्टीम में कन्वर्ट कर दें, है ना, जो उसकी 1 किलो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टीम में कन्वर्ट कर दें, जो कि सैचुरेटेड लाइन से नीचे वाला जो 0.5 तक जो हमने पिछली बार पढ़ा, वहाँ तक इसको लाने के अंदर वेट स्टीम कहलाएगी। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला 4 से 5 तक लाने के अंदर, तो 0.3 से लेके हम अगर 5 तक जो लाएँ और उसके अंदर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है इसके अंदर सैचुरेटेड स्टीम, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम क्या होती है कि वाटर की एंथैल्पी जो पिछली स्लाइड में हमने HF वो प्लस FG जो लेटेंट हीट हमने 4 से 5 तक, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारी स्टीम जो कन्वर्ट हो गई और उस वक्त हमने हीट दी F फ्लूइड से गैस बनने में, वो इसको मल्टीप्लाई कर दें डाइनेस फ्रैक्शन से, तो ये हमारी टोटल एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम आ जाती है। डाइनेस फ्रैक्शन का हम आपको अगले स्लाइड के अंदर कंसेप्ट देंगे। डाइनेस फ्रैक्शन वो होता है कि 1 किलो स्टीम में कितने परसेंट ड्राई स्टीम है और कितने परसेंट पानी है, वेटनेस उसके अंदर कितना है, गीलापन कितना है ना, आर्द्रता कितनी है। तो ये x उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। अगर स्टीम 90% ड्राई है तो हम उसे HF को 90% मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टीम 100% है तो x = 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट HF + HFG हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर स्टीम 1 किलो स्टीम में 90% ड्राई है और तो 10% उसके अंदर क्या है कि वाटर पार्टिकल्स हैं, तो हम उसके अंदर क्या कह सकते हैं कि वो 90% ड्राई है, तो यहाँ 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन है जिसको हम अगली सी शीट में क्लियर करेंगे। व्हेन द स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड x 1 हो जाएगा तभी, तो इसको हम जो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम है तो हम उसको H = HF + HXG कह सकते हैं, जो कि वहाँ पर हम उसको जो शो किया है 1 से लेके और 5 तक आने के अंदर हमें इतनी हीट की आवश्यकता हुई। उसी तरह से अब हम आता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, HFG यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम की गुप्त ऊष्मा वेपर वाष्पकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट ए पर्टिकुलर प्रेशर may be defined as the quantity of heat required to convert 1 kg of water at its boiling point into a dry steam at the same pressure, and it is called denoted by HFG, जो कि जैसे कि नाम से लग रहा है F वाटर से लेके फ्लूइड से लेके और गैस में परिवर्तित होने के लिए जो ऊष्मा उसको दी जाती है वो लेटेंट हीट कहलाती है। यानी कि लेटेंट हीट वो हीट है कि 1 किलो वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में परिवर्तित करने में जितनी गुप्त ऊष्मा उसको दी जाती है वो क्या कहलाती है, HFG। ये ऊष्मा हम टेम्परेचर डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता है क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर ही होती है, और बॉइलिंग पॉइंट से वेट स्टीम से डायरेक्ट ड्राई स्टीम में परिवर्तित हो जाती है, जो हम पिछले प्रोसेस के अंदर 4 से 5 के अंदर जो देखा है, तो वो कहलाता है
4 से 5 जो प्रोसेस है ये HFG कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर हो गई ड्राई, वो क्या कहलाती है, ये HFG कहलाती है। तो ये टोटल एनर्जी जो 1 से लेके और अगर हम 5 तक आने में जितनी उसको ऊष्मा दी गई वो HF प्लस S इंटू HFG, जहाँ X क्या है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन X, ड्राइनेस फ्रैक्शन हिंदी में शुष्कता भिन्न, भाप की सूक्ष्मता भिन्न, यानी कि कितनी वह ड्राई है, कितनी उसके अंदर सूखी है ना, तो उसको शुष्कता भिन्न बोलते हैं, जिसको X से डिनोट करते हैं, स्मॉल x से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम, मास ऑफ ड्राई स्टीम एक्चुअली प्रेजेंट टू द मास ऑफ वेट स्टीम। मास ऑफ ड्राई स्टीम और मास ऑफ वेट स्टीम, इन दोनों का रेशो है। 1 किलो अगर हम स्टीम लें और उसके अंदर देखें कितनी ड्राई स्टीम है और कितनी वेट स्टीम है, तो ये उन दोनों का रेशो कहलाता है ना। तो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द ड्राई स्टीम एक्चुअली प्रेजेंट इन द टोटल स्टीम। टोटल स्टीम में कितनी ड्राई स्टीम प्रेजेंट है वो वाली, तो टोटल स्टीम कितनी हो गई, माना कि मास ऑफ ड्राई स्टीम m है और मास ऑफ वेट स्टीम उसके अंदर जो पानी का पार्टिकल वो m है, यानी कि 90%, 0.9 kg अगर ये है और 0.1 kg इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स है, तो दोनों मिला के 1 kg होगा। तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाएगा वो होगा, रेशियो होगा ड्राई स्टीम का डिवाइडेड बाई टोटल स्टीम, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर टोटल स्टीम बनती है, MS प्लस MW, MS प्लस MW टोटल स्टीम बनती है। टोटल स्टीम का इन दोनों का रेशियो जो हम लेते हैं तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। तो MW अगर 0 हो जाएगा, मास वाटर के पार्टिकल 0 हो जाएंगे, तो X = 1, पूरी ड्राई हो जाएगी वो, तो यानी बराबर हो जाएगा, ये सारा इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा ये। तो द क्वालिटी ऑफ स्टीम इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। इसको परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हम X = 0.9 बोले तो इसका मतलब 90% स्टीम ड्राई है और 10% स्टीम इसके अंदर क्या है कि वेट है ना। तो अगर हम बोलें कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 है, इसका मतलब 95% स्टीम ड्राई है और 5% स्टीम इसके अंदर क्या है वो आर्द्र है या गीली है। इसी तरह से इसका उल्टा दिया हमने, वेटनेस फ्रैक्शन, उसकी आर्द्रता भिन्नांक कितनी है, यानी कि उसमें कितना गीलापन है। तो अगर एक के अंदर से ड्राइनेस फ्रैक्शन को माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका, उसका आर्द्रता फ्रैक्शन आ जाता है, भिन्न आ जाता है। ये जिस तरह से हमने पिछले उसके अंदर है M ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल स्टीम लिया था, तो यहाँ वेट स्टीम डिवाइडेड बाई टोटल स्टीम लेते हैं, वो आ जाता है वेटनेस फ्रैक्शन। या हम उसके अंदर क्या करें, एक में से ड्राइनेस फ्रैक्शन माइनस कर दें तो वो आ जाता है बराबर। तो अगर हम ये जैसे 10% अगर उसमें ये है तो 10 ये डिवाइडेड बाई टोटल 1, तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 इसमें निकालेंगे तो X में से 0.9 होगा, 0.1 आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। वेटनेस फ्रैक्शन, वेटनेस फ्रैक्शन एक्सप्रेस इन द परसेंटेज एंड इज कॉल्ड प्राइमिंग। इनको हम प्राइमिंग भी बोलते हैं। वेटनेस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बोलें कि अगर 10% इसमें वेटनेस है तो प्राइमिंग कहलाता है। नाउ द टोटल एंथैल्पी ऑफ द सुपर स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम बनाने में हमें टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो वो कहलाती है टोटल एनर्जी ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम। तो जब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सुपर हीटेड स्टीम मतलब उसका टेम्परेचर 100 से कहीं ज़्यादा है। स्टीम वो जिसका टेम्परेचर मोर देन 200, 300, 250 से ऊपर टेम्परेचर हो तभी सुपर हीटेड होती है। उसके अंदर उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाता है, X = 1 होता है, एकदम सूखी बिल्कुल ड्राई शुष्क गैस हो जाती है, जिसको अतितप्त स्टीम कहते हैं। अतितप्त स्टीम कहते हैं। तो जब वो गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस का जो लॉ है PV/MRT वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाती है। तो CPS मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक वाटर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट
सुपरहीटेड स्टीम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सुपरहीटेड स्टीम की स्पेसिफिक हीट है। टीएस टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम, स्टीम का जो टेम्परेचर फॉर्मेशन है वो बना वो कितना होता है 100 डिग्री होता है, जहाँ से बनना शुरू होता है 100 डिग्री होता है। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो, अगर प्रेशर चेंज है तो कम ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरह से अगर प्रेशर कम कर देते हैं तो ये टीएस और भी 100 से भी कम हो जाता है। एंड सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर अगर हमने उसको 300 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर दिया तो ये टीएस कहलाता है। तो अब हमने उसको टोटल कितनी एनर्जी दी, तो ये टोटल एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी, एंड दैट इज सुपर हीटेड स्टीम CP TS माइनस TS। तो ये हो जाती है। तो जो हमने पिछली बार पिछले स्लाइड्स के अंदर जो आई थी, जब हमने निकाली थी, वो निकाली थी टोटल हीट ऑफ द स्टीम HF प्लस X इंटू HF। अब इसके अंदर हम और ऐड कर देंगे सुपर हीटेड स्टीम, तो टोटल स्टीम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगी। ये वाले जो बताएंगे आपको, ये तो वेट स्टीम की हीट है एंड ये सुपर हीटेड स्टीम की है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो टोटल हीट बन जाती है। तो ये कहलाती है हेड HG, जिसको G से डिनोट करते हैं, प्लस CP T सुपर प्लस TS। तो ये वाली तो स्टीम की गैस की एंथैल्पी है, और ये उसकी डिग्री ऑफ सुपर हीट है कि हमने उसको 100 डिग्री टेम्परेचर से कितने आगे तक उसको गर्म किया। अगर 500 तक गर्म किया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो T सुपर हीट माइनस TS इसके अंदर आ जाती है। यह माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन होगा इसके अंदर। तो ये T सुपर हीट HG प्लस CP प्लस T सुपर हीट माइनस TS। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो सुपर हीटेड स्टीम जो हमने बनाई बिल्कुल 0.6 तक डायनामिक, टोटल हमने उसको इतनी हीट दी। और यही हीट वो क्या करेगा, अगर स्टीम इंजन के अंदर ये टरबाइन के अंदर जाएगा तो ये सारी स्टीम हीट उसको देके और ये मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा अपनी इफिशिएंसी के अनुसार। अब स्टीम टेबल्स क्या होते हैं वो हम बताएंगे। जो हमने अभी सारी स्टीम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि स्टीम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी एंथैल्पी क्या है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, उसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी कितनी। तो ये 4-5 डाटा है, इनको हमेशा निकालने में जो हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जब हम किसी भी स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन, इनको जब पंप को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो इन सब चीज़ों की बहुत हमें आवश्यकता रहती है। तो जब इन कैलकुलेशन करने में, और इनके रिलेशन इतने आसान नहीं कि हम एक साथ एकदम निकाल सकें उसको, उसके लिए हम अलग से टाइम लगता है। तो वैज्ञानिकों कौन है या इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा, जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी प्रोसेस से रिलेटेड, उन सब का उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके एक रिकॉर्ड बना के टेबल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है, कोई सिचुएशन या कुछ डिज़ाइन करना होता है, तो हम उसमें से वो एक्सपेरिमेंटल जो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन है उनको डायरेक्ट रख के और हम इसका मान निकाल लेते हैं और हमें काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टीम टेबल बनाए हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टीम टेबल का बहुत महत्व है कि वो थर्मोडायनामिक्स की जो सारी कैलकुलेशन करने प्रोसेस, जो डिफरेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, ओपन रैंकिन साइकिल, गैस टरबाइन, उन सब के अंदर इन स्टीम टेबल्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हम बच्चों को यहाँ बताते हैं स्टीम टेबल, उनको देखना सिखाते हैं और उसमें क्या होता है ये बताते हैं। ये लिखाया है इस शीट के अंदर, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ क्वाइट कम्बरसम। ये बहुत ही वास्तव में ये बहुत मुश्किल है टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, लेटेंट हीट, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सब करने में हमें बहुत ही दिक्कत आती है प्रैक्टिकल के अंदर। तो हमने क्या करा, सच क्वांटिटीज़ जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की एंड रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के रूप में बना दिया हमने, एंड नॉन एज द स्टीम टेबल। इसको हम क्या स्टीम टेबल की तरह काम में लेते हैं ताकि हमें जब हम डिज़ाइन करें, जब प्रोसेस का सॉल्यूशन करें,
जब किसी, तो इजीली यहाँ से वैल्यूज़ लेके और जल्दी हम कर सकते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज गिवन इन दीज टेबल्स या इन स्टीम टेबल्स आर फॉर अ केजी ऑफ स्टीम। 1 केजी ऑफ स्टीम के बारे में लेके हमने इसमें गणना करते हैं। अगर उसके अंदर आपको 2-3 केजी के लिए तो उसको m से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पर केजी पे प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई है। विच इज़ ए ड्राई एंड सेचुरेट। 1 केजी गैस स्टीम जो ड्राई और सेचुरेटेड है उनकी क्वांटिटीज वेरीज हमें दी, एंथैल्पी दे दी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, सब हम बता सकते हैं। वैल्यूज़ फॉर अननोन प्रेशर और टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव कर्व। जो वैल्यू दी गई और उसके अलावा उन वैल्यूज़ के इन बिटवीन हमें अगर कोई चीज़ देखनी है, जैसे वैल्यू अगर हमें दी गई है 100 डिग्री पे दी गई है और 110 पे दी गई है, लेकिन अगर हमें 107 पे देखनी है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंटरपोलेट करके 160 डिग्री के प्रेशर और टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, या एक्स्ट्रापोलेशन करके निकाल सकते हैं। अगर हमें 5 और 10 की दी गई और 12 के निकालने तो इसको एक्स्ट्रापोलेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए स्टीम टेबल बहुत ही उपयोगी है थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेशन और उसका प्रोसेस जानने के अंदर। फिर आता है इसके अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि इस स्टीम टेबल में दिया होता है, और ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई स्टीम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय Vg। 1 kg ड्राई स्टीम का जो वॉल्यूम होता है उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास Vg इज इक्वल टू, ये Vg दिया है, G फॉर गैस यानी कि स्टीम मीटर क्यूब पर kg। डेंसिटी इसकी जैसा अपोजिट होती है 1 मास पर यूनिट डेंसिटी, इतने kg पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट Vf यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बहुत जगह VL भी लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखा Vf, उसका सब्सक्रिप्ट में VL कर दें। VL द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर मीटर क्यूब होती है। देन द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वेट स्टीम, वेट स्टीम का कितना होगा, तो जो हमने बताया अभी ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको बताया, जितने परसेंट ड्राइनेस गैस, जितने परसेंट ड्राई स्टीम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देता है उसको वॉल्यूम से। तो ड्राई स्टीम इंटू ड्राइनेस फ्रैक्शन, 90% ड्राई है तो 0.9 इंटू Vg प्लस, और ये उसका वेटनेस फ्रैक्शन है तो 10% वेटनेस फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वेटनेस फ्रैक्शन इंटू उसका वेट यानी कि वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा हम जनरल इक्वेशन आ गए कि 1 kg ऑफ वेट स्टीम का x इंटू Vg प्लस 1 माइनस एक्स Vf क्या रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकल वाटर का वॉल्यूम 1 किलो का बहुत 1 लीटर करीब होता है, बहुत कम होता है किससे, गैस से। गैस का 100 गुना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये इसके कंपेरिजन में हम इसको क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 kg ऑफ वेट स्टीम को V इंटू Vg भी ले सकते हैं, और उसकी डेंसिटी 1/x कहलाती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो सुपरहीटेड स्टीम, अभी तक हमने लिक्विड की पढ़ी, फिर हमने ड्राई स्टीम की पढ़ी। अब सुपरहीटेड स्टीम की स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है तो अतितप्त भाप की विशिष्ट आयतन। द वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एट ए गिवन प्रेशर कैन बी फाउंड बाय अज्यूमिंग द सुपरहीटेड स्टीम बिहेव्स एज अ परफेक्ट गैस एंड ओबेइंग द गैस लॉ। हमने जैसे कि पिछले बताया कि अगर सुपर स्टीम है तो उसको हम एक परफेक्ट गैस मानते हुए गैस के सारे लॉ करती है ना, चार्ल्स के लॉ, बायल्स के लॉ, परफेक्ट गैस लॉ। तो हम यह कह रहे हैं चार्ल्स लॉ के आधार पर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर है सुपर स्टीम का, फिर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम माना Vg है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है, ड्राई एंड सेचुरेटेड, केल्विन के अंदर टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं TK, यानी कि 273 को और जोड़ देते हैं 100 के अंदर, तो ये 373 करीब हो जाएगा यहाँ पे सेचुरेटेड स्टीम का। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर कितना आएगा 373। सुपर स्टीम जितनी अगर उसने आगे गर्म की उसको और भी 500 डिग्री पहुँचा दी या 600 डिग्री, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 प्लस 275 यानी 573 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। फिर उसके बाद सुपरहीटेड स्टीम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम का वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हम यहाँ पे देंगे। तो V डिवाइडेड बाई Vg, चार्ल्स लॉ से चार्ल्स का नियम करता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, दोनों क्या है बिल्कुल
वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा हीट देने से। तो ये V सुपर बाई वी जी बराबर T सुपर बाई टी एस ये आ जाता है। तो V सुपर निकालने से T बाई टी सुपर इंटू वी जी कर देते हैं। ये दोनों यहाँ निकालते हैं तो चार्ल्स लेई कहता है कि V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर T1 डिवाइड बाई T2। तो सुपर डिवाइडेड बाई V गैस बराबर T सुपर T सैचुरेटेड। इस तरह से हम सुपर डिस्टिंग का स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब हम 3-4 कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों ये देखेंगे किस तरह से हीटिंग प्रोसेस है ये अलग देखेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस, द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस इज शोन इन फिगर PV एंड TS डायग्राम। ये PV डायग्राम पे एक तरफ ऑर्डिनरी पे प्रेशर लिया, दूसरी तरफ वॉल्यूम लिया, और ये सैचुरेटेड वाटर लाइन है और सैचुरेटेड ये स्टीम लाइन है यहाँ पे इस तरह। अब हमने इसको क्या किया कि जो हमारा प्रोसेस था, पिछली बार हमने जो ग्राफ देखे थे पिछली स्लाइड्स में वो थे टेम्परेचर और एंथैल्पी TH डायग्राम थे। ये PS प्रेशर है वही है, 1 से लेके हम 2 तक जाएंगे तब तक, यानी कि ये वेट स्टीम है, ये पानी है, पानी और स्टीम दोनों मिक्स है, यहाँ तक आते आते ये पूरी ड्राई हो जाएगी 2 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये सैचुरेटेड स्टीम लाइन है। फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये एकदम काफ़ी तेज़ी से सुपर हीट हो जाएगी, यानी इसे 1 से 3 तक ये सुपर हीट बनी, हमने इसको दिया। तो काम कितना हुआ? वर्क बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि सुपर हीट स्टीम में वर्क क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम PdV के रूप में आता है, वर्क आता है PdV, यानी चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम में क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, तो इस में कांस्टेंट हीटिंग के अंदर काम क्या, W क्या होता है? dW इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे TS डायग्राम देखें, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, तो ये हमने लिया जैसे कि यहाँ 1 से 2 तक गया, तो 1 से 2 तक यहाँ गया तो ये सैचुरेटेड लाइन आ गई। यहाँ पे जो थी ये वेट स्टीम थी, हमने इसको और हीट दी तो ये 2 पा गई, सैचुरेटेड लाइन यहाँ ड्राई हो गई, और फिर इसके बाद हमने उसको और दी तो ये क्या सुपर स्टीम हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो TS डायग्राम के अंदर जो प्रोसेस है, ये 1 2 3 प्रोसेस चला यहाँ से आता है आने के अंदर, वेट स्टीम से सुपर स्टीम हुई, उसके अंदर जितनी हमने हीट दी वो यहाँ पर इसके एरिया से, इस कर्व के अंदर जो एरिया है उस एरिया से हम इसको बता सकते हैं हीट क्यूब, दैट इज। और ये है इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होगा। इंटरनल एनर्जी यहाँ T3 से लेके T1 दोनों पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी है, जो कि प्रॉपर्टी है सिस्टम की, तो T3 U3 माइनस U1 कहलाएंगे, वो हमने दी गई ऊष्मा, क्योंकि इसमें कार्य तो हुआ नहीं, कार्य W0, तो जितनी भी ऊष्मा दी वो उसके अंदर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के अंदर काम आ गए। इंटरनल एनर्जी जब उसकी बढ़ रही है तो वो क्या हो जाए, जो दी गई ऊष्मा सारी इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ जाती है। फिर आता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस इज शोन इन फिगर। इन दिस केस द P1 P2 P3 बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि P1 P2 P3 P1 P2 और P3 या 3 आना चाहिए, तो P3 ये तीनों कांस्टेंट है, नाम ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये हुई वाटर लाइन है, ये सैचुरेटेड लाइन है, और P इज द कांस्टेंट, देयरफॉर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इसका, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 1 से यहाँ 2 तक गया, 2 से लेकर 3 तक, 1 से 2 तक ये हमने लेटेंट हीट दी इसको, और 2 से 3 तक इसको हमने सेंसिबल जो सुपर हीट सिस्टम बना दी। इस दौरान कितना काम हुआ, तो जब भी PV डायग्राम के अंडर जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो ये कहलाता है PdV। वर्क डन किसके बराबर होता है? P इंटू DV, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये PdV के बराबर होगा, तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा ऐसा। अगर हम यहाँ पर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम देखें तो ये भी बराबर, जैसे P1 P2 बराबर है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी तीन जगह यहाँ पे बराबर होगा। तो इसका जो HFG है हीट वो हो जाएगी FFG, और तीनों जगह हीट भी इसकी क्या होगी, बराबर होगी। फॉर वेट स्टीम, यानी कि 1 से 2 तक जाने के अंदर इसके अंदर कितनी हमने दी, तो 1 के ऊपर कितना इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है, और 2 तक इसका अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। तो Q इज इक्वल टू H1 माइनस H2 इंटू HFG, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो यहाँ आ गई फॉर वेट स्टीम के लिए।
H इज इक्वल टू सुपर हीटेड स्टीम अगर हमने निकालनी है तो माइनस एच एस, ये एच एस को माइनस कर देते हैं। इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो टी एस डायग्राम के ऊपर दी गई है। इसी तरह तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। आइसोथर्मल हीटिंग प्रोसेस शोन इन द फिगर and the isothermal process of for wet steam will be same as the constant pressure process, but in the superheated region the steam will behave as a gas and Boyles-Lie करती है। Boyles-Lie क्या करता है कि PV is equal to constant होता है, तो PV क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इन दिस रीजन, वेट रीजन में तो होता है, लेकिन आगे जाके 2 से आगे तक ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये हीटिंग होती है इसकी। तो इसकी क्वांटिटी H1 माइनस H2 से दी जाती है। हीट अप्लाइड वेट यहाँ से यहाँ तक H1 माइनस H2 से दर्शाई जा सकती है। इस तरह से हमने तीनों यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस पढ़े। आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।